हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अक्टूबर माह के, उस पर चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर अक्टूबर माह से संबंधित है, उन पे हम लगातार वीडियोस आपके बीच लेकर आ रहे हैं। हम लोग अब तक पुरस्कार पे चर्चा कर चुके हैं, रिपोर्ट इंडेक्स पे चर्चा कर चुके हैं, महत्वपूर्ण सम्मेलन पे चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे सब पे चर्चा किए हैं। रिपोर्ट इंडेक्स, उसके बाद चर्चित व्यक्तियों पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग अपने इस वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर उन पे चर्चा करेंगे, और राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि अब आपको करंट अफेयर याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप दृष्टि मैगजीन जब पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स इसमें से जो आप करंट अफेयर पढ़ेंगे वो आपको दृष्टि मैगजीन में मिलेंगे। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना अक्टूबर माह का पार्ट 1 राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत। आइए देखते हैं क्या है हमारा पहला पॉइंट। संघ एयरलाइंस को मिली मंजूरी। ठीक है, संघ एयरलाइंस है एक नई एयरलाइन, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो भारत की नवीनतम संघ एयरलाइन को केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो ये भारत की नई एयरलाइन है, इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और यहां सबसे खास बात क्या है, ये उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है संघ एयरलाइन। ठीक है, तो संघ एयर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा। तो ये हमारा पहला खबर था अक्टूबर माह से संबंधित। दूसरा देखते हैं, भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया है। ठीक है, तो याद रखना, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि भारत एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर है। ठीक है, तो एथेनॉल उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत का 3rd रैंक है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका यूएसए का पहला स्थान है, वहीं पे ब्राजील का दूसरा स्थान है और अपने प्यारे भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, तो यहां पे हमने चर्चा कर ली अपने दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, जो एथेनॉल है, एथेनॉल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। आगे देखते हैं, क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन के बारे में जान लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं क्रूज भारत मिशन, लॉन्च ऑफ क्रूज भारत मिशन, इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय जलपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ने इस मिशन को लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया, तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो केंद्रीय जलपोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। आगे देखें तो क्रूज भारत मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक के 3 चरणों में लागू किया जाएगा। कब से कब तक का इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 के लिए इसको 3 चरणों में लागू किया जाएगा। ठीक है, क्रूज भारत मिशन के तहत 3 क्रूज खंड, महासागर और बंदरगाह, नदी और अंतर्देशीय तथा द्वीपीय खंड सम्मिलित है। 3 खंडों में इसको लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत महासागर और बंदरगाह पहला खंड होगा, दूसरा खंड होगा नदी और अंतर्देशीय, और तीसरा खंड होगा द्वीप खंड। ठीक है, तो इन 3 खंडों में 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक लागू किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। सोनम वांगचुक जी, ठीक है, तो इनको ये लद्दाख से दिल्ली तक, ठीक है, लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा कर रहे थे और निषेधात्मक आज्ञा के तहत इनको डिटेन कर लिया गया था। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका था। तो यहाँ पे देखते हैं खबर क्या है। तो लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा के नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक और उनके साथियों को निषेधाज्ञा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो निषेधाज्ञा उल्लंघन के लिए इनको डिटेन कर लिया गया था, तो इस वजह से इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश का गांधी सागर अभ्यारण्य को ही चीते का दूसरा ठिकाना बनाया जाएगा। ठीक है, तो पहले जो चीते थे, ठीक है, चीतों को जो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य था, ठीक है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको चीतों का पहला ठिकाना बनाया गया था। अब दूसरा ठिकाना कौन सा होगा, तो गांधी सागर अभ्यारण्य। कौन सा, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य को चीते का दूसरा ठिकाना बनाया जाएगा। वहीं हम बात करें तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित बन्नी अभ्यारण्य को चीतों के एक और प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बन्नी अभ्यारण्य कहां पे अवस्थित है, तो बन्नी अभ्यारण्य जो है वो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। वहीं हम देखें तो गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पे अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जिसको चीते के दूसरे ठिकाने के रूप में विकसित किया जा रहा है।
आगे देखें तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग से इसका शुभारंभ किया। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण है कहां से इसका शुभारंभ किया गया, जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान था। ठीक है, इसका शुभारंभ कहां से किया गया, तो झारखंड के हजारीबाग से इसका उद्घाटन किया गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो इस योजना से 549 जिलों के 65,000 गांवों के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लाभान्वित होंगे। वहीं हम बात करें तो ग्राम उत्कर्ष से संबंधित ये अभियान है। इसके अंतर्गत ठीक है कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 79,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च किए जाएंगे। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि इसका शुभारंभ कहां से किया गया, योजना का नाम क्या है, कितने परिवार लाभान्वित होंगे, तो लगभग 5 करोड़, और कहां के 549 जिलों के 65,000 गांवों के लगभग 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। योजना का नाम क्या है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। हजारीबाग से इसको शुरू किया गया था। आगे देखें अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रधानमंत्री ने किया मेरठ में बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन। जो मेरठ में है बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मेरठ के बहादुरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में अवस्थित कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। वहीं आगे बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 सीबीजी प्लांट के निर्माण का भी शुभारंभ किया। इसी के साथ जो ये वर्चुअल शुभारंभ मेरठ में किया था सीबीजी प्लांट का, उसी के साथ में असम में अवस्थित जो 4 इंडियन ऑयल लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं सीबीजी प्लांट, उनका भी उद्घाटन किया गया वर्चुअली। कहां कहां पे बनेंगे ये, तो ये गुवाहाटी में बनेगा, जोरहाट में बनेगा, शिवसागर में बनेगा और तिनसुकिया, जो असम का तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सीबीजी प्लांट के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, हिसार में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। हिसार में बनेगा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष के बजट में 12 औद्योगिक शहरों की स्थापना का ऐलान किया गया था। ठीक है, 12 औद्योगिक शहरों की स्थापना का ऐलान किया गया था। इन 12 औद्योगिक शहरों में से सबसे बड़ा एरिया जो है वो हरियाणा के हिसार और तेलंगाना के जहीराबाद का होगा। जो 12 औद्योगिक शहरों के निर्माण की घोषणा की गई थी, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव था। इस वजह से जो हरियाणा में स्थापित होना था और जम्मू कश्मीर में स्थापित होना था, उनके नामों की घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद में, आचार संहिता खत्म हुआ, उसके बाद में घोषणा की गई कि हरियाणा के हिसार में, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल सिटी निर्मित किया जाएगा, औद्योगिक शहर बनाया जाएगा। ठीक है, ये वही 12 औद्योगिक शहर हैं, उनमें हिसार में बनाया जाएगा। और अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो औद्योगिक शहर होगा कौन सा होगा, वो हिसार होगा, और उसके बाद तेलंगाना के जहीराबाद में बनाया जाएगा। आगे देखें, 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। तो इससे संबंधित 2 मिनट करंट न्यूज में एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके क्रक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने की घोषणा की गई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा घोषणा किया गया कि 5 भाषाएं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के बाद देश में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, तो टोटल संख्या हो गई है 11। वर्तमान में अगर जो कोई आपसे पूछे कि भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 11। अक्टूबर 2004 में शास्त्रीय भाषाओं के रूप में एक नई श्रेणी बनाने का फैसला लिया गया था, जिसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। मतलब तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे देखें, 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, मलयालम को 2013 में, 2014 में उड़िया को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का। और शास्त्रीय भाषा का दर्जा अब कितने हो गए हैं टोटल शास्त्रीय भाषाएं, तो टोटल भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं वर्तमान में। आगे चर्चा करें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में। ठीक है,
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन। तिलहन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यह मिशन 7 वर्षों की अवधि, 7 वर्षों की अवधि के लिए यह मिशन होगा। कब से कब तक? तो वर्ष 2024-25 से 30-31 तक लागू की जाएगी। ठीक है, आगे बात करें तो इस मिशन में कुल वित्तीय व्यय जो है वो 10,103 करोड़ रुपए की होगी। मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मिशन का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक तिलहन उत्पादन को वर्तमान के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 2030-31 तक 69.7 मिलियन करना है। ठीक है, अभी कितना है? 39 मिलियन टन है, उसको बढ़ाकर 30-31 तक कितना कर देना है? तो 69.7 मिलियन करना इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का। ठीक है, और इससे होगा क्या? किसानों की आय बढ़ेगी, इंपोर्ट निर्भरता कम होगी, साथ ही साथ नए रोजगार भी पैदा होंगे और निवेश में भी वृद्धि होगी इससे। आगे बात करें, अमेजन इंडिया और इंडिया पोस्ट के मध्य समझौता। अमेजन इंडिया जो है और इंडिया पोस्ट के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज को लेकर समझौता हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो देश भर में अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए अमेजन इंडिया ने पोस्टल विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया। जो पोस्टल विभाग है उसके साथ अमेजन ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे क्या होगा कि देश में अमेजन अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत कर पाएगा। तो अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमेजन ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, तिरुपति लड्डू प्रकरण में जांच के लिए एसआईटी का गठन। ठीक है, जो तिरुपति में लड्डू मिलता है प्रसाद के रूप में, वहां पे जो प्रसाद था, लड्डू था, उसमें जो घी प्रयोग किया जाता है उसमें पशु चर्बी मिलावट की खबरें आई थी। उसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया। तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में पशु चर्बी की मिलावट वाले घी के इस्तेमाल के मद्देनजर 5 सदस्यों वाली स्वतंत्र विशेष जांच दल, जिसको एसआईटी कहते हैं, ठीक है, का गठन किया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाते कितने सदस्यीय तो 5 सदस्यों वाली एसआईटी का गठन किया गया। आगे देखें, इस दल में आगे देखें, इस दल में 2 अधिकारी सीबीआई, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश पुलिस और 1 वरिष्ठ अधिकारी एफएसएसएआई का होगा। एफएसएसएआई का 1 अधिकारी, 2 अधिकारी आंध्र प्रदेश के और जो 2 अधिकारी होंगे वो सीबीआई के होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एसआईटी सीबीआई निदेशक की निगरानी में कार्य करेगी। किसके निगरानी में कार्य करेगी एसआईटी? जो सीबीआई के निदेशक है उनके निगरानी में इस एसआईटी को बताया गया है कि आप जो सीबीआई के निर्देशक है उनके अंतर्गत कार्य करेंगे। और 5 सदस्यीय जो ये एसआईटी है इसका गठन किया गया है तिरुपति लड्डू प्रकरण में जांच के लिए। आगे बात करें, देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क है, ये कहां पे बन के तैयार हुआ है? ठीक है, तो यहां पे बात करें तो उत्तराखंड के रांडीटाप के पास देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क तैयार हो रहा है। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं। और ये कहां पे बन के तैयार किया जा रहा है? इसका पार्क कहां पे बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में इस पार्क को बनाया जा रहा है। तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क है। ठीक है, आगे बात करें तो लद्दाख में सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप, लद्दाख में सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप बनाया जा रहा है भारत का। ठीक है, वहीं हम देखें इससे महत्वपूर्ण संबंधित जो तथ्यात्मक पॉइंट है वो कौन से हैं? इसे लद्दाख के हानेल गांव स्थित देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो जो देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी है हानेल गांव लद्दाख में, वहां पर इसको बनाया जाएगा। और यह देश का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप है। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? तो जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, बनाया गया है। आगे देखें, भारत स्मॉल रिएक्टर। भारत स्मॉल रिएक्टर चर्चा में क्यों था इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए 220 मेगावाट क्षमता के छोटे परमाणु संयंत्र का संचालन करेगा। ठीक है, 220 मेगावाट के छोटे परमाणु संयंत्रों का संचालन करेगा। कौन करेगा? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा ऐसा किया जाएगा। आगे देखें तो परमाणु संयंत्र के लिए धन और भूमि प्राइवेट कंपनियां उपलब्ध कराएंगी, लेकिन
संयंत्र का प्रबंधन NPCIL, ठीक है, NPCIL के द्वारा किया जाएगा। जो प्रबंधन है वो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाएगा। वहीं पे हम बात करें तो 220 मेगावाट के इन रिएक्टरों को भारत स्मॉल रिएक्टर के नाम से जाना जाएगा। जो ये रिएक्टर होंगे, ठीक है, छोटे छोटे रिएक्टर होंगे 220 मेगावाट के, इन रिएक्टरों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इनको भारत स्मॉल रिएक्टर के नाम से जाना जाएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कितने मेगावाट के होंगे ये परमाणु रिएक्टर, तो ये परमाणु रिएक्टर 220 मेगावाट के होंगे, जिसमें भूमि है, ठीक है, भूमि और धन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? वो प्राइवेट कंपनियां जो इसको स्थापित करना चाहती है उनके द्वारा मुहैया करवाया जाएगा, जबकि जो परमाणु ऊर्जा निगम है उसके द्वारा इसकी तकनीकी और संयंत्र प्रबंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे देखें, चीन सीमा स्थित जादुंग गांव, ठीक है, जादुंग गांव जो है चीन सीमा पर अवस्थित में कैरावैन पार्क वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तरकाशी जिले के इस गांव को दोबारा बसाने और वहां पर्यटन गतिविधियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तरकाशी जिले मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान खाली करा दिया गया। जो ये गांव है जादुंग गांव, ठीक है, इसको 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद खाली करा दिया गया था और इसको पुनः बसाने की योजना है। इसी वजह से यहाँ पे कौन सा, तो कैरावैन पार्क का निर्माण किया जाएगा जादुंग गांव में, ठीक है। ये कहां पे अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। आगे देखें तो ट्रैकोमा से मुक्ति पाने वाला भारत दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है, ठीक है। ट्रैकोमा से, जो आंख से संबंधित बीमारी है ट्रैकोमा, उससे मुक्ति पाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पूर्व अगर हम बात करें तो नेपाल और म्यांमार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। भारत से पूर्व नेपाल और म्यांमार जो है वो ट्रैकोमा से मुक्त हो चुके हैं। वहीं हम बात करें तो भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए भारत को सम्मानित भी किया है। WHO के द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है। ट्रैकोमा आंखों में होने वाला रोग है जो स्वच्छता की कमी और गंदे पानी की आपूर्ति के कारण होता है। गंदे पानी और स्वच्छता की कमी के कारण ट्रैकोमा रोग हो जाता है। ये आंखों की बीमारी है ट्रैकोमा। आगे देखें, भारतीय नौसेना को मिला दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत। नाम क्या है इसका? INS निर्देशक। क्या नाम है? INS निर्देशक। ये भारतीय नौसेना जो है उसका दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है, ठीक है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच से बिल्डर और इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विकसित INS निर्देशक किसके द्वारा विकास किया गया है? तो जो गार्डन रीच से बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कहां पे अवस्थित है ये? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। आगे बात करें, पहले सर्वेक्षण जो पोर्ट था उसका नाम क्या था? INS संधायक। INS संधायक की डिलीवरी के 10 माह बाद सौंपा गया दूसरा सर्वेक्षण पोत। जो INS संधायक था वो भारत का पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत था। और ये जो दूसरा पोत है वो कौन सा है? तो ये दूसरे पोत का नाम है INS निर्देशक। वहीं हम देखें तो 3400 टन वजनी और 110 मीटर लंबा INS निर्देशक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसकी जो वजन है, वजन कितना है? तो 3400 टन इसका वजन है और लंबाई कितनी है? तो 110 मीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसको गार्डन रीप से बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। आगे देखें, हमसफर नीति के बारे में जानते हैं, ठीक। हमसफर नीति, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति जारी की है। हाईवे के किनारे साफ और स्वच्छ सुविधाओं के लिए इस नीति का ऐलान किया गया है। हाईवे के किनारे साफ और स्वच्छ सुविधाओं के लिए इस नीति का ऐलान किया गया है। इस नीति का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य लोगों को सुखद एवं सुरक्षित यात्रा की अनुभूति कराना इस नीति का उद्देश्य है। और नीति का नाम क्या है? हमसफर नीति इस नीति का नाम है। आगे बात करें, इस नीति के 4 तरह की सेवाएं शामिल है। कौन कौन सी सेवाएं शामिल है इसमें? तो खाने पीने का स्थान, रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबा इत्यादि शामिल है। वहीं पे आगे बात करें, खाने पीने की जगह और फ्यूल स्टेशन सम्मिलित है। केवल फ्यूल स्टेशन, टॉयलेट, बेबी केयर रूम सहित ट्रामा सेंटर इसमें सम्मिलित है, जिसमें टॉयलेट, बेबी केयर रूम सहित सब कुछ इसमें शामिल है। तो ये 4 सेवाओं के तहत इसको शामिल किया गया है। ये हमसफर नीति स्टार्ट की गई किसके द्वारा? तो जो परिवहन मंत्रालय है उसके द्वारा हाईवे के किनारे सुविधाजनक यात्राओं को संपन्न कराने के लिए ये नीति लाई गई है। हमसफर नीति इसका नाम है और ये है नितिन गडकरी जी, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। आगे देखें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी मरीजों के लिए मासिक पोषण सहायता
दुगना कर दिया है। ठीक है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा जो टीबी के मरीज होते हैं उनका जो मासिक पोषण सहायता है उसको दुगना कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जो तथ्य वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, कौन सा अभियान? टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत शामिल सभी टीबी मरीजों को निक्षय पोषण पहल, किस पहल के तहत? निक्षय पोषण पहल, निक्षय पोषण पहल के तहत 500 रुपए की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1000 कर दिया है। जो निक्षय पोषण पहल था उसके तहत जो 500 रुपए प्रदान किए जाते थे जो टीबी मरीज थे उनको, उस जो राशि है उस राशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। और कितनी हो गई है राशि बढ़कर? तो अब हो गई है 1000 रुपए। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कितना हो गया है? तो 1000 हो गया, ये याद रखना। पहले कितना था? 500 था। आगे बात करें यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ने एमएमआर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर जो होती है में कमी लाने के लिए भारत को सम्मानित किया है। ठीक है, भारत को सम्मानित किया गया है यूएनएफपीए के द्वारा। बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने वर्ष 2000 से लेकर 2020 के मध्य मातृ मृत्यु दर अनुपात को 70% तक कम करने के लिए भारत को सम्मानित किया है। ठीक है, वर्ष 2000 से लेकर 2020 के बीच में भारत ने जो मातृ मृत्यु दर होता है उसमें कितने परसेंट की कमी की है? तो 70% की कमी हुई है भारत में। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। एमएमआर, जो एसएलआर होता है, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पे 70% एमएमआर कम हुआ है भारत में वर्ष 2000 से लेकर 2020 के मध्य, और इसके लिए यूएनएफपीए के द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है। आगे बात करें तो वर्ष 2000 से 2020 के मध्य भारत में एमएमआर 384 से घटकर अब कितना हो गया है? तो 103 हो गया है। ठीक है, कि पहले कितना था? 384 था 2000 में, 2020 में घट के कितना हो गया? 2020 में घट के हो गया है 103। ठीक है, यूएनएफपीए के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कनम ने स्वास्थ्य सचिव पुण्य सरीला श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे यूएनएफपीए के द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है एमएमआर को कम करने के लिए। आगे देखें, Amazon.in और एनसीईआरटी के मध्य समझौता हुआ है। इस साझेदारी से किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों के अलावा यूपीएससी उम्मीदवारों को टेक्स्ट बुक उपलब्ध हो सकेंगी। ठीक है, तो Amazon और एनसीईआरटी के मध्य इस चीज के लिए समझौता किया गया है। आगे बात करें तो सरकार ने एक आतंकी समूह है हिज़्ब उत तहरीर, ठीक है, इसको प्रतिबंधित कर दिया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वर्ष 1953 में, कब? वर्ष 1953 में यरूशलेम में इस वैश्विक इस्लामिक संगठन की स्थापना हुई थी। जो हिज़्ब उत तहरीर है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और भारत के द्वारा इसको अब बैन कर दिया गया है। इस संगठन का मुख्यालय लेबनान में है। कहाँ पे है? लेबनान में है। ठीक है, लेबनान से ही हिजबुल्ला भी ऑपरेट करता है। आपको पता होगा, न्यूज आप लोग सुनते होंगे तो हिजबुल्ला के बारे में जानते होंगे, हमास, हिजबुल्ला। तो वहीं पे हिज़्ब उत तहरीर भी है, इसको भी भारत के द्वारा बैन कर दिया गया है। भारत में भोले भाले युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे इस संगठन को गृह मंत्रालय के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, ये भारत के जो युवा हैं उनको बरगला के अपने संगठन में, समूह में शामिल कर रहा था, इस वजह से भारत के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। आगे देखें, रक्षा मंत्री ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री के द्वारा प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है, महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम के बरदांग में प्रेरणा स्थल का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ठीक है, सिक्किम के बरदांग में प्रेरणा स्थल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। यह स्थल लोहनक झील ग्लेशियर के फटने से आई बाढ़ में जान गंवाने वाले 22 सैनिकों की याद में बनाया गया। किसकी याद में बनाया गया? जो प्रेरणा स्थल है, जो लोहनक झील था, ठीक है, दक्षिणी साउथ लोहनक झील, जिसमें क्लाउड बस्ट हुआ था और ग्लेशियर के फटने के कारण 22 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं की याद में इसको बनाया गया है, इस प्रेरणा स्थल को, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनी देश की 14वीं महारत्न कंपनी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये बन गई है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी। ठीक है, आगे बात करें, पुणे में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है?
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखते हैं, भारत को अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बनाने और हरित स्वच्छ गृह सुनिश्चित करने में अग्रणी खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए जितेंद्र सिंह ने पुणे में बायोपॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा का उद्घाटन किया। यह भारत की पहली प्रदर्शनी सुविधा है। कहां पे उद्घाटन किया गया इसका? पुणे में उद्घाटन किया गया। इस वजह से नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना। आगे देखिए, सरस आजीविका मेला, हमारा अगला पॉइंट है सरस आजीविका मेला। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में लेजर वैली ग्राउंड में 29 अक्टूबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। जो सरस आजीविका मेला है वो कहाँ पे चल रहा है, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? यूपी पीसीएस की परीक्षा में जब आप प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें सरस आजीविका मेला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जब सरस आजीविका मेला ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, वो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आया था, तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। 15 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें सम्मिलित हुए और इस बार 31 राज्यों से हस्तशिल्पकार पहुंचे हैं। जो इस बार आयोजन किया जा रहा है 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, ठीक है, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ, 29 अक्टूबर तक ये चलेगा सरस आजीविका मेला। इसमें 31 राज्यों से जो हस्तशिल्प कलाकार है वो पहुंचे हैं सरस आजीविका मेले में, ठीक है। आगे हम बात करें, पूर्वी तट पर नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है। जो पूर्वी तट है उस पर नई मिसाइल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश के नांग्यालंका में इस परीक्षण रेंज को बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में इसका निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज को विकसित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट कमेटी है जो ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, रक्षा पर जो कैबिनेट कमेटी थी उसके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं देखें तो इस परीक्षण रेंज के तहत हवा में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हवा में मार करने वाली मिसाइल है, साथ साथ में जो एंटी टैंक मिसाइल है उनका परीक्षण किया जाएगा। आगे बात करें, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की तीसरी वर्षगांठ। 3 साल हो गए जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था उसको 3 साल हो गए हैं, तो इसकी तीसरी वर्षगांठ बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी वर्षगांठ पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया। जो भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र है वहां का दौरा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? तो 2021 में 13 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया था। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है जो 7 इंजनों द्वारा संचालित होते हैं। उन 7 इंजनों में कौन कौन शामिल है? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक, ये 7 इंजन है। इन्हीं 7 इंजनों पर पीएम गति शक्ति जो योजना है वो संचालित होती है। तो इस योजना को 3 साल पूरे हो गए। कब स्टार्ट हुआ था ये योजना, कब लॉन्च की गई थी? तो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की गई थी। आगे बात करें, देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा, भारत का पहला मानव रहित टोल प्लाजा है। तो इस वजह से कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां पे आप स्टार बना के रखिएगा, ठीक है। सोनीपत के झिंझोली, कहां पे? सोनीपत के झिंझोली, सोनीपत कहां पे? हरियाणा में है। यहां पे बनाया गया बिना बूथ वाला टोल प्लाजा। जो टोल प्लाजा होता है हाईवे पे, बिना बूथ वाला टोल प्लाजा बनाया गया। देश का पहला मानव रहित टोल प्लाजा है, ठीक है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला मानव रहित टोल प्लाजा। आगे बात कर रहे तो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे चिल्ड्रेन पार्क। जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन है उन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे देखें, पूर्वोत्तर रेलवे ने बनारस रेलवे स्टेशन से चिल्ड्रेन पार्क की शुरुआत हो चुकी है। जो पूर्वोत्तर रेलवे है उसका जो बनारस का रेलवे स्टेशन है, यहाँ से चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ अमृत भारत रेलवे स्टेशन जो है वहां पे चिल्ड्रेन पार्क बनाए जाएंगे। आगे देखें, इसी तरह गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन सहित चिन्हित अमृत भारत स्टेशनों पर चिल्ड्रेन पार्कों का निर्माण किया जाएगा। तो शुरुआत कहां से हुई है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर रेलवे के तहत पड़ता है बनारस,
रेलवे स्टेशन, और इसी बनारस रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हुई है। जो अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की जाएगी, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर थे, उन पे चर्चा की। ये उसका पार्ट 1 था। अंतरराष्ट्रीय पर एक वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग पुनः जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पार्ट 2 के लिए है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में अपने फीडबैक जरूर लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं वहां पे हमने इसमें डिस्कस कर दिए साथ साथ में। और अपने फीडबैक जरूर से लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।